Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Ali from channel Friends Physics. Students, NMD CAT 2021 के सिलेबस में इस बार स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का टॉपिक भी ऐड हुआ है। वैसे तो ये कुछ साल पहले भी ये टॉपिक इंक्लूडेड था, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ सालों के गैप के बाद इसको दोबारा इंक्लूड कर दिया। स्टूडेंट्स, वैसे तो इस टॉपिक पे मेरा डिटेल्ड लेक्चर स्पीड ऑफ साउंड की डेरिवेशन पर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर पर एक डिटेल लेक्चर है, लेकिन एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लेक्चर बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू ट्रैक करने का तरीका बताऊंगा कि आपने इस टॉपिक में से किस किस जगह पर एमसीक्यूज का जो है वो ध्यान रखना है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंस ऑफ स्पीड इन अ फिजिकल मीडिया। तो किसी भी वेव की जो स्पीड है बच्चों, वो किसी भी मीडिया में डिपेंड करती है उस मीडिया की इलास्टिसिटी पर और उसकी डेंसिटी पर। ठीक है, इलास्टिसिटी पे आ जाए। इलास्टिसिटी जो कि बराबर होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये तीन तरह की होती है। यंग मॉडुलस जो बराबर होता है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। फिर आता है बल्क मॉडुलस जो होता है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और फिर आता है शेयर मॉडुलस जो कि बराबर होता है स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब गौर से बात सुनिए। ये जो यंग मॉडुलस है ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है। ये जो बल्क मॉडुलस है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और सेम इसी तरह बल्क जो शेयर मॉडुलस है इट आल्सो एग्जिस्ट फॉर सॉलिड्स। सो नंबर 1, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, तो रिमेंबर द इलास्टिसिटी। अच्छा, पहले तो यहां से रिलेशन देख लें कि स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स ग्रेटर होती है इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड्स से। लिक्विड्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है गैसेस से। तो अब वेरी श्योरली, वेरी इजीली, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स will be greater than the speed of sound in liquids will be greater than the speed of sound in gases। इसका जो एविडेंस है वो आपको बुक में इस पहले टेबल में मिलेगा कि यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो सॉलिड्स में गिवन है, ठीक है, वो ग्रेटर वैल्यूज रखती हैं। और सबसे ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर किसकी लिखी हुई है? ग्लास की लिखी हुई है। ठीक है, आगे कुछ टेक्निकल प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं जिसकी वजह से स्पीड्स कुछ वेरी भी कर रही हैं, लेकिन आपने बुक नॉलेज पे ज्यादा फोकस करना है। अब हमारी बुक के मुताबिक सबसे ज्यादा स्पीड सॉलिड्स में किस मटेरियल की लिखी हुई है? ग्लास की। तो ये एक एमसीक्यू फैक्टर आ जाता है। वाटर में, चूंकि वाटर दुनिया का 70% मटेरियल जो है सरफेस ऑक्यूपाई करता है, तो वाटर में 1483 मीटर्स पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज होनी चाहिए। और बाकी टेबल में जो हमारी एयर है उसमें 332 का फिगर भी आता है, 333 का फिगर भी आता है। ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं 333 पर, क्योंकि फर्दर कैलकुलेशन में भी मैं 333 पर जाऊंगा। तो यहाँ पर पहली स्लाइड में आपने जो सीखनी है चीज वो है डिपेंडेंस ऑफ इलास्टिसिटी, कि जो इलास्टिसिटी है वो चूंकि सॉलिड्स की सबसे ग्रेटेस्ट है, लिहाजा सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे ग्रेटेस्ट होगी ऑन द एवरेज। उसके बाद चूंकि टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर से ताल्लुक रखता है सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस। अब इसी बल्क मॉडुलस पर आगे फर्दर डिस्कशन होगी। यहां तक के लिए स्टूडेंट्स इस स्लाइड में आपने, अच्छा ये इमेज यहां पर क्या शो कर रहा है? यहां पर मैंने शो किया है कि साउंड जो है ये कॉम्प्रेशनल वेव है। ठीक है, ये कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में मटेरियल में ट्रांसफर होती है, खासकर एयर में, वाटर में ये एज अ कॉम्प्रेशनल वेव ट्रेवल करती है। ऑलराइट, तो ये स्लाइड आपको क्लियर हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उसके बाद हम आते हैं साउंड फ्रीक्वेंसीज पर। स्टूडेंट्स, साउंड फ्रीक्वेंसीज जो हैं उससे रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि बुक में कुछ टेबल्स बने हुए हैं। तो साउंड फ्रीक्वेंसीज तीन तरह की होती हैं। एक होती हैं इंफ्रासोनिक, एक होती हैं ऑडिबल और एक होती हैं अल्ट्रासोनिक।
तो ऑडिबल की रेंज तो आप सब जानते हैं, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ही हमारे पास एक ऑडिबल रेंज है। अब इससे बिलो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कहलाएंगी स्टूडेंट्स इंफ्रासोनिक, और इससे जो अबव हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कहलाएंगी अल्ट्रासोनिक। एक बात ध्यान में रखते हुए कि इन सब की फ्रीक्वेंसी अगरचे डिफरेंट है, लेकिन किसी भी मीडिया में इनकी जो स्पीड होती है वो सब की सेम होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूं ट्रिक दे दिया जाए कि जी इंफ्रा ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक में से सबसे हाई स्पीड किस साउंड की होती, तो आपने बौखला नहीं जाना कि अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा लो जी, इसकी तो स्पीड भी ज्यादा होगी। स्पीड की डिपेंडेंस अभी हमने देखी किस चीज पे है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी। अभी यहाँ पर फिलहाल फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंडेंस फैक्टर नहीं है। तो ऑल दीज थ्री वेव्स ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन द सेम मीडियम। फिर यहाँ पर इंफ्रासोनिक, अकोस्टिक, अल्ट्रासाउंड, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं कि ये जो अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये इंफ्रासोनिक में आ जाती हैं, या लो बेस नोट्स जो होते हैं वो हमारी ऑडिबल रेंज में लो फ्रीक्वेंसीज रेंज में आ जाते हैं। यहाँ पर एनिमल हेयरिंग लिखा हुआ है। एनिमल हेयरिंग से के साथ आप बुक में ये मौजूद टेबल जो है इसको लाजमी पढ़ें। इसमें डॉल्फिन की हेयरिंग रेंज 150 हर्ट्ज से लेकर 150,000 हर्ट्ज तक है। बैट जो है वो 1000 से लेकर 120,000 हर्ट्ज तक है। इसी तरह कैट, डॉग, 4 एनिमल्स की यहाँ पर डिस्कस है, तो आप इन चारों एनिमल्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसको जरूर मेमोराइज करें। टेबल से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज लाजमी आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि बुक में मौजूद है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला वर्सेस लैपलास फॉर्मूला। अब जैसे आपने पढ़ा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी इस फॉर्मूला पे डिपेंडेंट थी। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो न्यूटन ने अजम्पशन की, उसकी अजम्पशन का सबसे मेन फैक्टर क्या था? ही अज्यूम्ड दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, इस आइसोथर्मल प्रोसेस के जो है अंडरस्टैंडिंग पर न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो क्या आया? अंडर रूट प्रेशर ओवर डेंसिटी। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स डेरिवेशन, वो आप टॉपिक में देख सकते हैं। अब जब यहाँ पर हमने प्रेशर ऑफ एयर यानी 101,325 पास्कल और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पुट की, तो द आंसर वाज 280 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, विच वाज प्रैक्टिकली द रॉन्ग आंसर, नंबर 1। नंबर 2, जब लैपलास ने, इसको वी न्यूटन कर लें, इसको वी लैपलास कर लें, न्यूटन ने जो डेरिवेशन की उसमें उसने एक गैमा फैक्टर इन्वॉल्व किया और उसने एजम्पशन कौन सी की? ठीक है, यहां पे पहले हम एजम्पशन वाला फैक्टर लिख लें कि लैपलास एज्यूम्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पर जो उसने डेरिवेशन की वो थी अंडर रूट गैमा पी ओवर डेंसिटी। क्या फैक्टर ऐड हुआ? गैमा। अब गैमा क्या होता है? गैमा के बारे में आपने चंद चीजें याद रखनी है। इट इज द रेशियो ऑफ सीपी ओवर सीवी। सीपी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस पे एक डिटेल्ड लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से मैंने दिया हुआ है। फिर ये रिलेशन भी साथ ही रिवाइज कर लें, दैट सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। फिर ये रिलेशन भी याद रखें कि जो सीपी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन सीवी होती है। ऑलराइट, अब लैपलास करेक्शन में गैमा पी ओवर रो, तो गैमा हमने यहाँ पे कौन सा यूज करना है? तो आपकी बुक में फिर एक टेबल है, इस टेबल को भी आपने मेमोराइज करना है। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए गैमा की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। अब एयर डाइएटॉमिक गैस है, N2, O2, H2 एटसेट्रा, तो हम एयर के लिए यहाँ पर 1.4 का फैक्टर यूज करते हैं और फिर उसी तरह 101,325 डिवाइडेड बाय यहाँ पर डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगी 1.29। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आया 333 मीटर्स पर सेकेंड, विच वॉज द करेक्ट आंसर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रहे कि ये स्पीड ऑफ साउंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये चीज हो गई। सो करेक्ट अजम्पशन किसकी निकली? लैपलास की। अब गौर से देखें, इस जगह पर क्या आनी है? इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी की अब जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेशर। फिर मैंने एक चीज बताई, एयर के लिए कौन सी इलास्टिसिटी यूज होगी, बल्क मॉडुलस। तो चंद इंफॉर्मेशंस और अपने नॉलेज में ऐड कर लें स्टूडेंट्स। न्यूटन्स फॉर्मूला में ये जो P है ये कहलाता है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, और लैप्लास करेक्शन में ये जो गैमा P है ये कहलाता है एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। यानी अगर हम यहां पर थोड़ी स्पेस बना लें तो यू मस्ट रिमेंबर दैट आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गैमा P। ये भी दो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हैं, याद रखनी। फिर एक छोटा सा और ट्रिक, वो पूछे कि लैप्लास और न्यूटन की वैल्यूज में कितने परसेंट का फर्क था। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू इनटू 100%। ये कैलकुलेशन करनी है बच्चों, आपके पास अप्रोक्सीमेट 16% आंसर आएगा। तो न्यूटन की जो वैल्यू थी वो 16% जो है वो रॉन्ग थी, ये 16% लेस थी देन द ओरिजिनल करेक्ट वैल्यू। ये भी आपने एमसीक्यू इन्फॉर्मेशन नोट रखनी। तो न्यूटन और लैप्लास की करेक्शन में से आपने क्या चीजें याद रखनी है, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी एंड फॉर एयर इट डिपेंड्स अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। न्यूटन्स assumption was isothermal process, Laplace assumption was adiabatic process। isothermal process में PV कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV गैमा कांस्टेंट होता है। न्यूटन की वैल्यू के मुताबिक 280 मीटर पर सेकंड आंसर आया जो कि रॉन्ग था। लैप्लास के मुताबिक 333 मीटर पर सेकंड आंसर आया जो कि करेक्ट था। इसमें करेक्शन फैक्टर क्या था, गैमा, और जो गैमा है वो डाइएटॉमिक गैस के लिए क्या वैल्यू रखता है, 1.4, और गैमा बराबर किसके होता है, Cp डिवाइडेड बाय Cv के। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आ जाते हैं इफेक्ट्स पर। जैसे इफेक्ट्स हैं प्रेशर के, डेंसिटी के, टेम्परेचर के, तो अब तीनों इफेक्ट्स को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले वो बुक में कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड, चूंकि अब हम फाइंड कर चुके हैं अंडर रूट गैमा P ओवर रो। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर। प्रेशर जो है ये यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, ठीक है। एक बात याद है कि थर्मो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड डिराइव करने में। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, एडियाबैटिक भी इन्वॉल्व है। तो यहां से एक चीज ध्यान में रखें कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर जाएगी, सच दैट कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी तो द स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम। नाउ हाउ यू गेट एन MCQ फ्रॉम दिस टॉपिक, वो आपसे कहेगा जी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द स्पीड ऑफ साउंड इज V0। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब घबराने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता है कि प्रेशर चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं होता तो स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन सेम। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है कि प्रेशर का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पर। अब आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और मास। यहां पर सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिखने लगा हूं। स्पीड ऑफ साउंड की इक्वेशन है अंडर रूट गैमा P ओवर डेंसिटी। सबसे पहले तो मैं इसमें मास इंक्लूड करूंगा क्योंकि फिर मास के बाद मैं डिफरेंट गैसेस का एनालिसिस आपके सामने करूंगा। देखें, थर्मोडायनेमिकली हमें पता है कि PV इज इक्वल टू RT के बराबर होता है। वैसे तो nRT होता है, फॉर 1 मोल ये RT हो जाएगा। वॉल्यूम जो है ये बराबर होता है मास ओवर डेंसिटी। तो हम यहां पर P मास ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू RT लिखते हैं। फिर हम P ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू लिखते हैं RT बाय M। M यहां पर क्या है, मोलर मास। तो अभी आपके सामने बड़े मजे के फॉर्मूलाज आएंगे, फोकस्ड रहना है आपने यहां पर। अब देखें, जहां पर बच्चों P ओवर डेंसिटी है, जैसे यहां पर P ओवर डेंसिटी है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, RT ओवर M। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा RT over M। So from here
speed of sound is inversely related to the molar mass of a gas. अब चूंकि मोलर मास के इनवर्सली रिलेटेड है तो why not we compare हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस. हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है. ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा 1/4√2 32 को सॉल्व करने पर. अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4:1 आंसर आ जाएगा. सो हम यहाँ पर क्या डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं कि V हाइड्रोजन कंपेयर्ड विद V ऑक्सीजन इज 4:1. इट सिंपली मीन्स दैट कि अगर एक सर्टन टेम्परेचर पर ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड 100 मीटर पर सेकेंड होगी तो एट द सेम टेम्परेचर एंड एट द सेम कंडीशन हाइड्रोजन में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 400 मीटर पर सेकेंड होगी. यानी गैस जितनी लाइटर होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड उतनी ग्रेटर होगी. और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपैरिजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें याद रखें हाइड्रोजन के नीचे डिजिट 4 आएगा, ऑक्सीजन के नीचे डिजिट 1 आएगा. इसी तरह आपको प्रैक्टिस के लिए कह सकता हूं कि जी फाइंड करें रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, ठीक है, या रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन. तो ये काम आपने खुद करने हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं मैं. फिर इसी तरह आगे एक और चीज मैं आपके सामने डिराइव करता हूं. स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा आर टी बाय एम. ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. अब थर्मोडायनामिक्स में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं. VRMS क्या होता है? VRMS होता है 3RT/m. सो इन दोनों रिलेशंस को देखते हुए हम स्पीड ऑफ साउंड में और RMS स्पीड में रिलेशन बना सकते हैं. वो कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, हम लिखते हैं V साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा RT/m. हम क्या करते हैं कि यहां से 3 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 3 से डिवाइड भी कर देते हैं. सो हम इस इक्वेशन को रीराइट करके लिख सकते हैं अंडर रूट गैमा बाय 3 अंडर रूट 3RT/m. आई एम होपफुल आपको समझ आ गई होगी. तो V साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा बाय 3VRMS. ठीक है. सो ये भी एक रिलेशन आप अपने माइंड में रख सकते हैं फॉर टेक्निकल रीजंस, और इसको यूं भी याद रख सकते हैं दैट VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय गैमा इंटू V साउंड. तो इस तरीके से अभी मैंने सिर्फ मास को यहाँ पर बेस बनाया और आपके सामने यहाँ डेरिवेशन की. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी में मजीद थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कोल्ड एयर एंड हॉट एयर. अब फॉर्मूला जो कि है गैमा P ओवर डेंसिटी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द डेंसिटी है. अब हम कोल्ड और हॉट एयर पे आ जाएं तो डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ हॉट एयर से. तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या बनेगा? दैट स्पीड ऑफ साउंड इन कोल्ड एयर इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड इन हॉट एयर. ये रिलेशन याद हो गया. फिर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं ड्राई और मॉइस्ट एयर के हवाले से. तो चंद चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर है, ठीक है, ये ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर से. ठीक है. तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर होती है तकरीबन 1.29 और डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर होती है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो इट्स वेरी क्लियर दैट स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड पे आ जाएं, स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर will be less than the speed of sound in moist air. तो dear students, on the basis of density आप दो बातें याद रखेंगे कि cold air में speed कम होती है hot air से और dry air में speed कम होती है moist air से. यहाँ तक भी चीजें clear हो गई. इसके बाद आते हैं another very important part, effect of temperature. Effect of temperature को बच्चों आपने low और high दो कैटेगरीज में पहले डिवाइड कर लेना. लो टेम्परेचर चेंजेस के लिए जो बुक में फॉर्मूला डिराइव किया गया था वो था VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T, जिसको आप VT इज इक्वल टू 333 प्लस 0.61 T भी लिख सकते हैं.
पहली बात मैं यहां पर बता दूं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, उसकी वजह कि ये जो 0.61 है इसका यूनिट पर डिग्री सेल्सियस है और साथ जो T है इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा यहां पर जो यूनिट ऑफ स्पीड है वो बरकरार रहता है। एक चीज, फिर यहीं से एक और बात मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं कि Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा टी। ये जो फॉर्मूला आपकी बुक में वॉल्यूम एक्सपेंशन का लिखा है, इसमें जो बीटा लिखा है जिसको 1/273 लिखा है, इसका यूनिट पर केल्विन है। ठीक है, तो ये यूनिट लेस नहीं है, सच दैट ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ऑल राइट, अच्छा जी, अब ये लो टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर कितना, ये 1 से लेकर अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस तक आप इस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको कुछ ना कुछ हद तक एक्यूरेट आंसर्स दे सकता है। तो V0 क्या है? स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा आप ये वाला फैक्टर उसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा Vt इज इक्वल टू V0 यानी 333 प्लस 0.61 इंटू 1। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर बनेगा 333.61 मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है तो Vt इज इक्वल टू 333 प्लस 0.61 इंटू 2। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 334.22 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। अब यहां से जो MCQ आता है, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, तो द आंसर इज 0.61। अब आपने क्या करना है, हम जो इस रूम टेम्परेचर पर रहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, आपने 25 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करके कमेंट में बतानी है, ताकि सब बच्चों के आंसर्स कंपेयर भी हो जाएं और हम ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी सीख जाएं। अब आते हैं हाई टेम्परेचर चेंजेस पर। उसके लिए जो फॉर्मूला बुक में मेंशन है वो है जी V2 बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाय T1। इस फॉर्मूला को आगे इलस्ट्रेट करने से पहले मैं आपको बुक की एग्जांपल का हवाला देता हूं। यहां सॉल्व करते हैं एग्जांपल चैप्टर 8 की इसी कॉन्टेक्स्ट में कि फाइंड द टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, यानी T2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, at which the velocity of sound in air is 2 times। इट का मतलब है कि V1 अगर V है तो जो नई स्पीड है वो 2 टाइम्स ऑफ V है एट 10 डिग्री सेल्सियस, और जो फर्स्ट इनिशियल टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 प्लस 273 इट वुड बी 283 केल्विन। अब इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, अंडर रूट T2 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय V1। ऑल राइट, यहीं से हम लिख सकते हैं अंडर रूट T2 बाय T1 इज इक्वल टू, अब स्पीड तो डबल करनी है तो 2V1 बाय V1, V1 से V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अंडर रूट T2 बाय T1 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट T2 बाय T1 इज इक्वल टू 4। क्या लिया हमने, दोनों तरफ स्केल ले लिया, तो T2 इज इक्वल टू 4T1। पहले तो यहां से आंसर्स निकाल लें। जैसे यहां पर ये दो आंसर्स आए हुए हैं, दैट T2 is equal to 4 times of 283, the answer is 1132 केल्विन। अब बच्चों ये 1132 आपके माइंड में रहना चाहिए, MCQ में 1132 के साथ केल्विन लिखा होगा तो सिलेक्ट करना है। बोर्ड में ये क्वेश्चन यूं आ चुका है कि 1132 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, साथ 859 केल्विन लिखा हुआ है, 859 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ है, तो डिजिट याद रहे, यूनिट भूल जाए तब भी आप अपना क्वेश्चन सीधा सीधा गलत कर लेंगे। तो अगर 1132 आंसर आया तो याद रखें इस फॉर्मूला का डायरेक्ट आंसर पहले केल्विन में आएगा। इसे 859 कैसे आएगा, तो 1132 में से जब आप 850 यहाँ पे 273 को माइनस करेंगे इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए, तो देन यू विल गेट द आंसर 859 डिग्री सेल्सियस। अब ये तो पूरा प्रोसीजर है, यहां पर इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है T2। अब 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर T1, तो नाउ T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1। अब वेरी इजी शॉर्टकट, वो आपसे कहे स्पीड 2 टाइम्स किस टेम्परेचर पर होगी,
तो आप यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखें और उसको T1, अब यहाँ पे T1 कुछ भी दिया हो, T1 0 डिग्री सेल्सियस भी दिया जा सकता है, बट याद रहे T1 को आपने केल्विन में चेंज करना है। स्पीड ऑफ साउंड 4 टाइम्स हो गई है, तो 4 का स्क्वायर T1। तो ये शॉर्टकट अब आप यूज करेंगे फर्दर। तो मैं पिछली स्लाइड पर चलता हूं। इस रिलेशन को आपने कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है, बाय हैविंग अ शॉर्टकट T2 इज इक्वल टू n स्क्वायर T1। दिस T1 शुड बी कन्वर्टेड टू केल्विन स्केल, ठीक है। और ये जो n है ये टाइम्स है, कितने टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी करती। तो ये स्टूडेंट सारा का सारा आज का लेक्चर स्पीड ऑफ साउंड में जिन जिन बातों का आपने ध्यान रखना है, आई एम होपफुल कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसके की पॉइंट्स को अपने पास नोट करें, सेव करें, कमेंट्स में बताएं कि ये लेक्चर आपके लिए कैसा रहा, फ़ायदेमंद रहा, कोई कमी बेशी है तो भी बताएं। और अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।